हेलो क्लास 11th, वेलकम टू आवर चैनल जेनित गुरु। मैं हूं आपका मेंटोर आशुतोष मिश्रा। आपके लिए मैंने स्टार्ट कर रखा है क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है साइटोलॉजी। अब तक हम लोग साइटोलॉजी में क्या क्या देख चुके हैं। मैंने बताया था आपको कि सबसे पहला लेक्चर जो हुआ हमारा वो इंट्रोडक्शन का था। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि सेल की डिस्कवरी किसने की, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, डेड सेल को सबसे पहले किसने देखा था, वो सब हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा मैंने बताया था न्यूक्लियस का डिस्कवर का क्रेडिट किसको जाता है, ये भी बता दिया था। फिर उसके बाद मैंने बताया था सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में एम शेल्डिन, टी स्वान, रुडोल्फ विर्को, इन सब के बारे में हमने अच्छे से कवर कर लिया है। उसके अलावा फिर ओवरव्यू ऑफ सेल देखा। ओवरव्यू ऑफ सेल में मैंने बताया कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। एक आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मेरे को बताइए डैश इज नोन एज अ, या डैश इज अ साइट ऑफ, सॉरी डैश इज द मेन साइट ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। कौन सा ऐसी जगह है जहां पे सेलुलर एक्टिविटी ज्यादा होती है, या उसको हम मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, बेसिकली एनसीईआरटी की लाइन है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको ये आंसर पक्का पता होगा, वैसे मैंने भी कराया है ये। उसके बाद मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपको टाइप्स ऑफ सेल क्या होता है। टाइप्स ऑफ सेल वो मैंने बताया कि दो तरह की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रो प्लस कैरियोट्स। कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, या फिर हिंदी में बोलेंगे प्राचीन या फिर पुराना। ठीक है, तो ऐसा सेल जिसके पास प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है उसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसा सेल जिसके पास एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस है उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। इसके अलावा मैंने लास्ट क्लास में आपको डिफरेंस भी बताया था। मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है। किसके अंदर? यूकैरियोट्स के अंदर। मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक को कौन रिप्रेजेंट करता है? बैक्टीरिया रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली किसका एग्जाम्पल है? प्रोकैरियोटिक सेल का। यानी बैक्टीरियल सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। उसके अलावा मैंने यूकैरियोट्स के बारे में बताया था कि फंगाई, प्लांटी, चाहे एनिमिलिया जितने भी हैं, प्रोटिस्टा वगैरह जितने भी, ये सारे क्या हैं? यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद मैंने बताया था आपको कि प्रोकैरियोटिक के अंदर हमें क्रोमोजोम देखने को नहीं मिलता, लेकिन वहां पे जब आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा क्रोमोजोम। बेसिकली आइडियली क्रोमोजोम वो नहीं है, वो सर्कुलर डीएनए का फॉर्म होता है, लेकिन आइडियली क्रोमोजोम नहीं मानते हैं उसको। हाँ, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर क्रोमोजोम एब्सेंट होता है, और जाहिर सी बात है क्रोमोजोम एब्सेंट है तो ऑब्वियस सी बात है क्रोमोजोम नहीं बना, और क्रोमोजोम ना बनने का कारण क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन। तो जाहिर सी बात है प्रोकैरियोटिक के अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट होती है। तो जो चीज़ यहाँ एब्सेंट है वो उसके यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगी। तो ये सब हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। एक चीज और मैंने बताया था आपको, पॉलीसोम। पॉलीसोम हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक के अंदर देखने को मिलता है। पॉलीसोम का मतलब क्या होता है? जब एक एमआरएनए पे छोटे छोटे राइबोसोम एक से ज्यादा अटैच हो जाएं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पॉलीसोम। तो पी से पॉलीसोम, पी से प्रोकैरियोट्स। याद रखिएगा कि पॉलीसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, और यूकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। तो अपने सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज हम बेसिकली देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में एनसीईआरटी ने बेसिकली बैक्टीरिया को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इकलौता मेंबर है वो। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में मैंने यहाँ पे तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ बैक्टीरिया के बारे में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी अच्छे से देख रहे हैं। बेसिकली वो चल ही रहा है अभी, आज शायद उसकी एक लाइव लेक्चर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, मोनेरा। हाँ, लास्ट वाले जो लेक्चर हुआ था लाइव लेक्चर मोनेरा का, उसमें मैंने अच्छे से आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बता दिया है। अगर यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मैं कम बता रहा हूँ तो उसका एक रीज़न है, क्योंकि आप उसको देख लीजिएगा जाके। लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर 2, नहीं सॉरी 3, जो लेक्चर नंबर 3 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, उसमें मैंने बैक्टीरिया को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसके हर एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन किया है, उसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है। यहाँ पे भी करूँगा, चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको बनाऊंगा बायो का बाहुबली। ठीक है, तो बायो के बाहुबली शुरू हो जाते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है प्रोकैरियोटिक सेल। चलिए शुरू होते हैं। मैंने बताया था आपको कि प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन आता है? बैक्टीरिया। अब देखिए बैक्टीरिया जो है, ठीक है,
बैक्टीरिया की शेप बताया गया है, उसके शेप की चार तरह के शेप बताए हैं। अगर बैक्टीरिया रॉड शेप है, कैसा बैक्टीरिया अगर रॉड शेप है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैसिलस। क्या बोलते हैं? बैसिलस। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सोचें आप लोग, थोड़ा दिमाग पे जोर डालें। लैक्टोबैसिलस सुना है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो हमें कर्ड में देखने को मिलता है, दही के अंदर देखने को मिलता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है। अगर बैक्टीरिया कॉमा शेप है, बैक्टीरिया कैसा है? कॉमा शेप। देख रहे हैं आप लोग, एक बात नोटिस करें, यहाँ पे सारे कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल। ये मेरे साथ बड़ा प्रॉब्लम है, मैं कैपिटल लिखते लिखते स्मॉल पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये आप एक लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। कॉमा शेप के लिए हम लोग विब्रो वर्ड यूज करते हैं, विब्रो। ठीक है। एग्जाम्पल, विब्रो कोलेरा, विब्रो कोलेरा जो कोलेरा बीमारी को कॉज करता है। कोलेरा बेसिकली एक लूज मोशन वाली बीमारी है, जिसमें इंसान को लूज मोशन कंटिन्यूस होता रहता है। वो एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसकी वजह से होता है, विब्रियो कोलेरा। ठीक है। अगर उसका शेप, अगर उसका शेप स्फेरिकल है, कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूं। अगर उसका शेप स्फेरिकल है तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे कोकस। जैसे कि एग्जाम्पल, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो कि निमोनिया कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो फिर से याद रखिए, अगर बैक्टीरिया रॉड शेप है तो उसके लिए वर्ड बैसिलस यूज करेंगे, जिसका एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। एग्जांपल याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना याद हो तो कोई बात ही नहीं। ठीक है। तो बैक्टीरिया का रॉड शेप है तो उसके लिए बैसिलस वर्ड यूज करेंगे। एग्जांपल क्या है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस वो बैक्टीरिया होता है जो कि हमें दही में मिलता है। ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं ये ऐसा बैक्टीरिया है जो कि दूध को दही में कन्वर्ट करता है। कॉमा शेप, कॉमा शेप का एग्जांपल, कॉमा शेप के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं विब्रियो। ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है विब्रियो कोलेरा जो कि कोलेरा बीमारी को कॉज करता है। कोलेरा एक लूज मोशन वाली बीमारी है। ठीक है। एक होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल का एग्जांपल, स्फेरिकल के लिए जो वर्ड यूज करते हैं कोकस, उसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो कि निमोनिया कॉज करता है। एक और होता है उसके लिए, एक और शेप है, वो शेप है आपका स्पाइरल। यहाँ लिख देता हूँ, स्पाइरल। स्पाइरल के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्पाइरुलम। स्पाइरल के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? स्पाइरुलम। स्पाइरुलम। इसका एग्जांपल कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं? ठीक है, चलिए हटाइए। हाँ, चार शेप होती है। रॉड शेप, बैक्टीरिया की चार शेप है, रॉड शेप, स्फेरिकल, कॉमा शेप और स्पाइरल शेप। फिर से, रॉड, कॉमा, स्पाइरल और स्फेरिकल। ठीक है। रॉड, कॉमा, स्पाइरल, स्फेरिकल। ठीक है। रॉड के लिए बैसिलस, मेरे साथ वर्ड रिपीट करेंगे। रॉड के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? रॉड के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? बैसिलस। वेरी इंपॉर्टेंट। रॉड के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? बैसिलस। क्या यूज करते हैं? बैसिलस। एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस। एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस। शेप कैसा होगा? ऐसा, ऐसे ऐसे दिखेंगे आपको। ठीक है। कॉमा, अगर उसका कॉमा शेप है ऐसे, ऐसे। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग विब्रियो वर्ड यूज करेंगे, विब्रियो कोलेरा। स्पाइरल है तो स्पाइरुलम। ठीक है। और अगर स्फेरिकल है तो उसके लिए कोकस। ठीक है। बैक्टीरिया का शेप अगर स्फेरिकल है, कुछ ऐसा आया स्पाइरल का, स्पाइरल। ठीक है। स्फेरिकल के लिए कोकस, स्पाइरल के लिए स्पाइरुला। और उसका एग्जांपल क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो कि निमोनिया कॉज करता है। चलिए आगे देखते हैं।
तो ये शेप क्लियर हो गया आपको, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया कि बैक्टीरिया के अंदर, हाँ ये हो गया आपको क्लियर कि बैक्टीरिया की 4 शेप होती है, हम समझ चुके हैं। बैक्टीरिया जो है एक अकेला मेंबर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, यानी प्रोकैरियोटिक ग्रुप का एक अकेला मेंबर कौन है, बैक्टीरिया है, ठीक है। यानी कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो सेल है, बैक्टीरियल सेल आर द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ये क्लियर है आपको। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है पीपीएलओ, बताया है, याद है आपको, पीपीएलओ, पीपीएलओ। इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम होता है माइकोप्लाज्मा। इसका बोलते हैं, दूसरा नाम बोलता है इसका माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा। फुल फॉर्म होती है इसकी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। फुल फॉर्म क्या होती है, प्लूरोनिमोनिया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको, ऐसी सेल है जो वर्ल्ड में सबसे छोटी मानी जाती है, यानी वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल क्या है, पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक इसका जो सेल है वो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है। यह एक बैक्टीरिया है, इतना याद रखिए आप लोग, ठीक है। बैक्टीरिया का अगर मैं बैक्टीरिया बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में हिट होना चाहिए प्रोकैरियोटिक सेल, क्लियर है ये। तो हाँ, पीपीएलओ की खास बात क्या है, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। दे कैन सर्वाइव, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। बहुत बार क्वेश्चन आया है इसके ऊपर कि आपको वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल बताना है जो कि बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकती है, डेट इज योर माइकोप्लाज्मा या फिर पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म याद रखिए, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है, ये आसान है। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको बैक्टीरिया की सेल दिखती कैसे है, वो दिखाऊंगा आपको। तो वैसे मैंने बता दिया है आपको किसमें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर भी बता देता हूं क्योंकि मुझे आपको क्या बनाना है, बायो का बाहुबली। आइए आइए फटाफट फटाफट आइए देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की। बेसिकली मैं आपको बैक्टीरिया तो बता ही रहा हूँ, बैक्टीरिया जब भी बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में क्या हिट होना चाहिए, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, मान लीजिए। इसके बाहर एक लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल, उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। ये क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर सेल वॉल। सेल वॉल के बाहर भी एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं उसे हम, ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं इसे हम, ग्लाइकोकैलिक्स। लेबल करता हूं मैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। सेल वॉल के बाहर एक ग्लाइकोप्रोटीन की एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में याद रखिएगा, अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल को बिल्कुल टाइट तरीके से कवर करती है, अगर उसको टाइटली कवर करे, तब हम उसको बोलेंगे कैप्सूल। क्या बोलेंगे उसे हम, कैप्सूल। क्या बोलेंगे, मेरे साथ रिपीट कीजिए, क्या बोलेंगे उसे, कैप्सूल। अगर ये लूजली अरेंज करती है अपने आप को सेल वॉल के बाहर, मतलब कि ऐसे, मतलब पतली सी एक लेयर लूजली अरेंज है, तब हम उसको बोलेंगे स्लाइम लेयर। अगर ग्लाइकोकैलिक्स आपकी टाइटली कवर करती है, टाइट है और थिक है, तब उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। अगर ये अपने आप को लूजली अरेंज करे, तब हम इसको बोलेंगे स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर। तो ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप की हो गई, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। तो आप जब भी बैक्टीरिया कहीं कहीं पे डायग्राम दिखेंगे तो कहीं कहीं पे कैप्सूल लिखा होगा और कहीं कहीं पे स्लाइम लेयर लिखा होगा। तो कैप्सूल और स्लाइम लेयर बेसिकली क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। अगर ग्लाइकोकैलिक्स टफ है, थिक है, टाइट है, तो उसको हम बोलेंगे कैप्सूल।
अगर वो लूजली अरेंज है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर। ये क्लियर हो गया। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो मिलके बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से। किससे? पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन। जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पेप्टिडोग्लाइकन याद रखिएगा, पेप्टिडोग्लाइकन एक केमिकल का पॉलीमर होता है या बेसिकली एक मॉलिक्यूल का पॉलीमर होता है, उसको बोलते हैं नेग और नेम। क्या बोलते हैं? नेग और नेम, नेग और नेम, नेग और नेम, नेग नेम, नेग। एन, नेग की फुल फॉर्म होती है एन एसिटाइल ग्लूकासेमीन, एन एसिटाइल ग्लूकासेमीन। और नेम की फुल फॉर्म होती है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। फिर से एक बार, नेग की फुल फॉर्म एन एसिटाइल ग्लूकासेमीन और नेम की फुल फॉर्म एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकासेमीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इसका पॉलीमर कौन होता है? पेप्टिडोग्लाइकन। और पेप्टिडोग्लाइकन किसका कंपोजिशन है? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोटिक सेल। ये क्लियर है? अब अंदर देखिए सेल मेम्ब्रेन है, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के लिए दूसरा कलर यूज कर लेता हूं मैं, ये सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये अपने अंदर की तरफ कुछ फोल्डिंग्स बनाता है, अपने आप को अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करता है। देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक। आइए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मीसोसोम। मीसोसोम, क्या बोलेंगे इसको हम? मीसोसोम। मीसो, पेन दूसरा, इसको हम बोलेंगे मीसो, मीशो नहीं, वो जहां से शॉपिंग करते हैं वो मीशो होता है, ये है मीसो, मीसोसोम, ठीक है। मीसोसोम, यानी कि मीसोसोम बेसिकली क्या है? एक इनर फोल्डिंग्स है सेल मेम्ब्रेन का बैक्टीरिया के अंदर। यानी कि बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्डिंग्स बनाती है, उसको हम बोलते हैं मीसोसोम। मीसोसोम का फंक्शन इतना याद रखिएगा, जो फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, डिट्टो वही फंक्शन मीसोसोम का होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर। इवन तक एक थ्योरी ये भी मानी जाती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो खुद एक बैक्टीरिया था पहले, वो एक सेल के अंदर गया और उसने सेल का काम फंक्शन संभालने लगा। तो आप देखेंगे जब भी माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको इससे मिलता जुलता मिलेगा उसका स्ट्रक्चर। मत डालिए, दिमाग पे जोर मत डालिए, बस इतना कहने का मतलब है जो फंक्शन यूकैरियोटिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का है वही फंक्शन क्या है? मीसोसोम का फंक्शन है प्रोकैरियोटिक के अंदर। क्या? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब फूड से एनर्जी लेना। किस में हेल्प करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। इसका फंक्शन मैं थोड़ा सा छोटे स्पेन से लिखता हूँ ऐसे। इसका फंक्शन क्या है? यहाँ लिखता हूँ रेस्पिरेशन, ठीक है। और सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, सेल डिवीजन। और साथ ही साथ डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। बताऊंगा क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन अभी। डीएनए रेप्लिकेशन बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए से डीएनए का बनना, क्या कहलाता है? डीएनए रेप्लिकेशन। ये क्लियर हो गया। सबसे बाहर एक लेयर होती है ग्लाइकोप्रोटीन के, उसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर सेल वॉल होती है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ फोल्डिंग्स को हम लोग मीसोसोम बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है इसी फोल्डिंग्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। तब हम उसे बोलते हैं क्रोमेटोफोर। तब उस फोल्डिंग का नाम पड़ जाता है क्रोमेटोफोर। कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं? इसी के अंदर लिख देता हूं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर, ठीक है। ये क्लियर है? इतना समझ आ गया?
तो मोटा मोटा मान के चलिए, बाहर की कवरिंग ग्लाइकोकैलिक्स जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से बनती है, अगर वो टफ है तो कैप्सूल बोलेंगे, लूज है तो स्लाइम लेयर बोलेंगे। अंदर होती है सेल वॉल जो कि पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन किसका पॉलीमर होता है? नैग और नैम का। नैग एन एसिटाइल ग्लूकासेमीन और नैम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। उसके बाद मैंने बता दिया ये कवरिंग्स। उसके बाद बैक्टीरिया के अंदर मूवमेंट के लिए कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया छोटे होते हैं, जैसे कि दिखा रहा हूं मैं आपको इस प्रकार से, ये सीलिया है। फ्लैजिला देखिए, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। फ्लैजिला थोड़ा बड़ा होगा, तो मैं उसको बनाता हूँ येलो से, नहीं ग्रीन से बनाता हूँ, डार्क ग्रीन से। देखिए फ्लैजिला, देखिए मान लीजिए यहाँ से आएगा, ठीक है, ये फ्लैजिला है। फ्लैजिला में ध्यान से देखिए तीन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक तो ये नीचे वाला, एक बीच वाला और एक लॉन्ग स्ट्रक्चर जो कि थ्रेड जैसा है। इस तीनों स्ट्रक्चर का नाम होता है, इस वाले को बोलते हैं हम लोग बेसल बॉडी, इसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। इसको हम बोलते हैं हुक, और इसको बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को फिलामेंट। इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। तो तीन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। जो बेसिकली ये क्या है, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर में तीन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, याद रखिए, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। ये बेसिकली मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सीलिया छोटे होते हैं, फ्लैजिला बड़े होते हैं। सीलिया को ऐसे कलर करके दिखा देता हूं मैं, अच्छा लगेगा देखने में। ये दिख रहा है आपको सीलिया, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, लिख देता हूं मैं सीलिया। और ये ओवरऑल क्या है, फ्लैजिला। सीलिया, फ्लैजिला, ठीक है। इसके अंदर मैंने बताया था न्यूक्लियस न्यूक्लियस होता नहीं है, डीएनए खुला पड़ा होता है ऐसे। डीएनए देखिए कैसे प्रेजेंट है, ऐसे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं इसे हम, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड के अलावा इसके अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा, इसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। इसका नाम है बेसिकली प्लाज्मिड। डीएनए के अलावा भी थोड़ा बहुत डीएनए प्रेजेंट होता है इसके साइटोप्लाज्म में, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। याद रखिए जो मेन डीएनए है वो खुला पड़ा होगा सर्कुलर फॉर्म में, उसको हम न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं। इसके अलावा, इस डीएनए के अलावा भी कुछ डीएनए प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का यूज अभी आपको याद नहीं करना है, बता देता हूं क्या है यूज। देखिए प्लाज्मिड को हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। नहीं आया समझ में? प्लाज्मिड को हम एज अ वेक्टर, वेक्टर मतलब कि जो ट्रांसफर करने में हेल्प करे। किसका ट्रांसफर? डिजायर जीन का, जो हमारी इच्छा वाला जीन है उसके ट्रांसफर करने में जो हेल्प करे उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। नहीं आया समझ में? अभी भी नहीं आया? इतना याद रखिए, प्लाज्मिड जो है वो एक वेक्टर है जिसका यूज हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। किस में यूज करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। क्लियर है? नहीं क्लियर है? फिर से बता देता हूँ। वेक्टर क्या है, सॉरी, प्लाज्मिड क्या है, एक वेक्टर है। वेक्टर का मतलब होता है ट्रांसफर करने वाला, उसको मतलब कि फैलाने वाला। तो कुछ मतलब ट्रांसफर हो रहा है, कुछ फैला रहा है। क्या फैला रहा है? कुछ डीएनए, डिजायर जीन। मत लगाओ दिमाग। प्लाज्मिड का यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है, इतना याद रखना है अभी आपको, ठीक है। ये प्लाज्मिड, ये न्यूक्लियोइड। इसके अलावा मैंने बताया था आपको कि इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम का वेट बताएंगे आप लोग, लास्ट क्लास में मैंने बता दिया है। राइबोसोम का वेट बताएंगे फटाफट, कितना? 70s राइबोसोम, 70s राइबोसोम। तो ये होता है ओवरऑल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। सीलिया, फ्लैजिला आपको पता है मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। एक चीज़ और होता है, उसको बोलते हैं पिलाई और फिम्बरी। क्या? पिलाई और फिम्बरी, या पिली फिम्बरी बोलते हैं उसको। पिलाई और फिम्बरी क्या करते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। मान लीजिए टाइफाइड का बैक्टीरिया है। टाइफाइड का बैक्टीरिया क्या करता है,
आप जब भी कोई फास्ट फूड खाते हैं, गंदा फूड खाते हैं बाहर से, वो आपके मुंह से होता हुआ इसोफेगस स्टमक में घूमता 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 आता है आपके इंटेस्टाइन में। जैसे ही इंटेस्टाइन में आता है, वो क्या करता है, आपके इंटेस्टाइन में जाके अटैच हो जाता है, चिपक जाता है बाय द हेल्प ऑफ पिलाई एंड फिम्बरी। पिलाई और फिम्बराई की हेल्प से आपके इंटेस्टाइन की वॉल से जाके पकड़ लेगा कि अब मैं छोड़ना नहीं है, छोड़ना है, और आप ही का फूड यूज करेगा और आपको बीमार कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली बैक्टीरिया को अटैचमेंट में, किसी सरफेस से अटैच होने में कौन हेल्प करता है, पिलाई और फिम्बरी। पिलाई और फिम्बरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रो, पिलाई और फिम्बरी। क्लियर है, इजी है ना। ठीक है, देखिए फिर से देखते हैं बैक्टीरिया कवरिंग, देखते हैं सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ फोल्डिंग को क्या बोलते हैं, मीसोसोम बोलते हैं। मीसोसोम का फंक्शन ये लिखा है, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन और रेस्पिरेशन। इसके अलावा जो इनर फोल्डिंग्स है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस भी करना है, कुछ कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो उसको फोटोसिंथेसिस करना है, तो उसके लिए क्या है, उसके पास क्या है, क्लोरोफिल है। अगर उसकी फोल्डिंग में क्लोरोफिल प्रेजेंट हुआ तो उसको हम बोलेंगे क्रोमेटोफोर। क्या बोलेंगे उसे, क्रोमेटोफोर। क्या बोलेंगे, क्रोमेटोफोर। और मीसोसोम का फंक्शन क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन प्लस सेल डिवीजन और रेस्पिरेशन। इसके बाद मैंने बता दिया सेल वॉल। सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। देखिए पेप्टिडोग्लाइकन, और पेप्टिडोग्लाइकन इज अ पॉलीमर ऑफ नैग एंड नैम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नैग, एन एसिटाइल ग्लूकासेमिन। और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नैम, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये हो गया। इसके अलावा फिर मैंने बता दिया था आपको ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है सेल वॉल के बाहर। अगर वो टफ है तो उसको कैप्सूल बोलेंगे, अगर वो लूजली अरेंज है तो उसको हम स्लाइम लेयर बोलेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स टफ, कैप्सूल, और लूजली अरेंज तो स्लाइम लेयर। इसके अलावा मैंने बताया आपको मूवमेंट के लिए कुछ स्ट्रक्चर, कुछ उभार, कुछ प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा, उसको हम बोलेंगे सीलिया या फिर फ्लैजिला। छोटे हैं तो सीलिया, बड़े हैं तो फ्लैजिला। फ्लैजिला के भी तीन पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। दिख रहा है आपको, डायग्राम में दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। दैट इज अ डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में देखिए 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड एक ऐसा वेक्टर है जो कि जिसका यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। प्लाज्मिड एक वेक्टर है जिसका यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। याद हो जाए अच्छी बात है, ना हो तो कोई बात ही नहीं। देखेंगे जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो बहुत प्यारे तरीके से बताऊंगा मैं आपको क्या होता है प्लाज्मिड। ठीक है, कुछ नहीं करना है, उस टाइम भी वही सेम कंडीशन है।